हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हस्ती मिटती नहीं भौतिकी की इस ज़माने से, हस्ती मिटती नहीं भौतिकी की इस ज़माने से। लेंज फेराडे करके गए प्रयोग जैसे प्रेरण से, गुलहिस्ता बस गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से, गुलहिस्ता बस गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से। चमक उठा आसमान तारों की टिमटिमाहट से, तारों की टिमटिमाहट से। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे। परमाणु की सभा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आप देख पा रहे हैं कि हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ा। हमने जो जॉन जैकब बामर की जो संकल्पनाएं थी वो हमने देखी, और जॉन जैकब बामर के बाद में जो हमने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बोला, परमाणु का परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, वो अपन ने पढ़ा, और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बारे में अपन ने सीखा, जाना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आगे क्या होगा जरा समझना है, देखना है। देखिए, तो हमने स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में देखा था, और आप देखोगे कि यहां तक अपन ने सीखी थी। ये मैंने कहा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मुझसे बाद में ये मत पूछना कि सर इसके आगे माइनस आता था, आज आपने प्लस कैसे लगाया है। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है, पहले से ही दोनों बराबर हो गई थी। यहाँ तक फिगर से मैं बता चुका हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे की कड़ी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं पढ़ाने वाला हूँ परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जरा सुनिए, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों तरफ अगर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी हैं? पहली ऊर्जा ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो एक तो उसके अंदर खुद के अंदर वेग है, तो वेग के कारण उसमें ऊर्जा है, तो उसे अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरी बात, अगर वो परिक्रमण कर रहा है तो परिक्रमण के कारण उनमें गति के कारण गतिज ऊर्जा तो आ गई। दूसरी बात उसमें ये होगी मैं कहूँगा कि गतिज ऊर्जा के बाद में इलेक्ट्रॉन निरंतर, मैं कहूँगा, इस स्थिति में चक्कर लगा पा रहा है। और ये कब संभव है? ये तभी संभव है मित्रों जब मैं ये कहूँगा कि ये तभी संभव है जब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ है। अगर वो इस बंधन से बंधा हुआ है तभी निरंतर इस कक्षा में उसी स्थिति में रह पाएगा, नहीं तो कभी नजदीक, कभी पास, कभी दूर, कभी ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो अगर वो नाभिक से निश्चित दूरी पर स्थिर वैद्युत आकर्षण के बंधन से बंधा हुआ है और चक्कर लगा रहा है तो इसके कारण भी उसमें ऊर्जा है। इसे अपन स्थितिज ऊर्जा नाम देंगे। तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के अंदर दो प्रकार की ऊर्जाएं समाहित होती हैं। पहली ऊर्जा है उसके वेग के कारण गतिज ऊर्जा, और दूसरी ऊर्जा है उसके अंदर, मैं कहूँगा, उसके अंदर गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा के बाद मैं कहूँगा स्थितिज ऊर्जा, जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण उसे प्राप्त होती है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए जरा, मैं कहूँगा नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे उपग्रह की ऊर्जा, परिक्रमा कर रहे उपग्रह की ऊर्जा दो प्रकार की होती। जरा सुनिएगा कौन कौन सी हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला हमें सीखना है, हमें समझना है, वो ऊर्जा है हमारी गतिज ऊर्जा, मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जरा ये क्या है हमें देखना है। गतिज ऊर्जा का मतलब मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण,
इलेक्ट्रॉन की गति के कारण समाहित या संचित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण समाहित या संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। जरा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण समाहित या संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है? इस इक्वेशन को उठा लूं तो आप देखोगे, अगर मैं इस इक्वेशन को उठा रहा हूं तो मेरे पास मैं कहूँगा चूंकि mv² बट्टे r बराबर हो रहा है ke² बट्टे r, मैंने 1/2 से दोनों तरफ गुणा कर दिया। कोई गुणा तो नहीं किया मैंने, 1/2 से दोनों तरफ मैं कहूँगा गुणा करने पर मल्टीप्लाई किया मैंने, गुणा करने पर। तो जैसे ही 1/2 से मैं गुणा करूंगा तो 1/2 mv² बराबर 1/2 ke² बट्टे r। क्लियर? तो मुझे बताओ यही तो है गतिज ऊर्जा। तो E ऑफ काइनेटिक बराबर क्या मिल गया? ke² बट्टे 2r। समीकरण नंबर 1। क्या ये इतना समझ में आया? 1/2 से जैसे मैंने गुणा किया तो ये गतिज ऊर्जा बन गई, ये आ गया मेरे पास ke² बट्टे 2r गतिज ऊर्जा। यस, कोई डाउट? ओके। दूसरा मैं हेडिंग लगाने वाला हूं और वो है मेरे पास स्थितिज ऊर्जा। अब ये क्या होती हैं जरा हमें समझना है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी। जरा मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। देखो ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि अगर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बंधन से बंधा हुआ है तो उसमें जो ऊर्जा है उसे अपन स्थितिज ऊर्जा मैं कहूँगा नाभिक के चारों तरफ कक्षा में, नाभिक के चारों तरफ कक्षा में परिक्रमणशील नाभिक के चारों तरफ कक्षा में परिक्रमणशील इलेक्ट्रॉन में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, परिक्रमणशील इलेक्ट्रॉन में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण मैं कहूँगा कारण समाहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। समाहित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मैं कहूँगा नाभिक के चारों तरफ कक्षा में परिक्रमणशील इलेक्ट्रॉन में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण समाहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसा मैंने आपको फिगर में बताया था, जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा देखिए जरा ध्यान से, मैं कहूँगा ये जैसे नाभिक हैं, ये नाभिक है। ओके, अब देखिए जैसे ये धनावेश नाभिक हैं और ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है, परिक्रमणशील है। ठीक है, इस कक्षा की जो त्रिज्या है मित्रों, मैं कहूँगा इस कक्षा की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पे ऊपर नेगेटिव, नाभिक के ऊपर पॉजिटिव, इनके बीच में आकर्षण बंधन है। तो इस आकर्षण बंधन के कारण एक ऊर्जा है जिसे अपन कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, और मैं कहूँगा दो स्थिर आवेशों के निकाय में, दो स्थिर आवेशों के निकाय के कारण
निकाय के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थिर आवेशों के निकाय के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा क्या आएगा जरा सुनिए। U बराबर होगा K Q1 Q2 बट्टे R, याद है पढ़ाया था, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब Q1 बराबर मैं क्या लिखूंगा, प्लस का E। प्लस का E क्यों, मैं कहूंगा ये नाभिक पर आवेश है, नाभिक पर आवेश। अब नाभिक पर आवेश कहाँ से आया, तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उसके कारण जो इसमें आवेश है वही नाभिक का आवेश है। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, बस वो धनावेशित है। Q2 मैं कहूंगा माइनस का E, मैं कहूंगा माइनस का E, और ये मैं कहूंगा किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन पर, ये मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। रख दूं ये दोनों वैल्यू, तो ये क्या होगा मेरे पास, U बराबर K, Q1 हो गया प्लस का E, ये हो गया माइनस का E बट्टे R स्क्वायर नहीं आता है, ध्यान रखना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ ये माइनस आएगा। क्या ये समझ आया, ये कितनी है, ये इक्वेशन नंबर है सेकंड, और ये कितनी है, ये इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। कहाँ गई भाई, ये रही फर्स्ट। हमें कुल ऊर्जा निकालनी है, तो मैंने कहा ऊर्जा दो प्रकार की है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ दो कुल आ जाएगा। तो कुल ऊर्जा क्या आएगी, आप देखोगे कि जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, जरा सुनिए। अतः नाभिक की कुल ऊर्जा, अतः नाभिक की कुल ऊर्जा, नाभिक की कुल ऊर्जा मैं कहूँगा कुल ऊर्जा E टोटल बराबर हो जाएगा E काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो E टोटल बराबर E काइनेटिक कितना है, K E स्क्वायर बट्टे 2R, और U कितना है, U है माइनस का K E स्क्वायर बट्टे R, माइनस का K E स्क्वायर बट्टे R। नहीं आया समझ में, E टोटल K E स्क्वायर बट्टे 2R माइनस का K E स्क्वायर बट्टे R। E टोटल बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, K E स्क्वायर बट्टे R 1/2 माइनस का 1। क्या होगा भाई, जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा मेरे पास। मैं कहूँगा K स्क्वायर बट्टे R, ये हो गया 1/2 माइनस का 1। मैं कहूँगा E टोटल बराबर आ गया माइनस का K E स्क्वायर बट्टे 2R। तो चलूं क्या ये कुल ऊर्जा का फॉर्मूला याद रहेगा। आपने ये नोटिस किया मित्रों कि जो कुल ऊर्जा आ रही है वो नेगेटिव है, जो कुल ऊर्जा आ रही है वो नेगेटिव है। क्या ये ऋणात्मक चिन्ह कोई चीज का या किसी बात का द्योतक है, हाँ है। ये ऋण चिन्ह मित्रों हमें ये बताता है कि इसकी जो ऊर्जा है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी नाभिक के आकर्षण बल के बंधन से बंधा हुआ है। ये माइनस चिन्ह सिर्फ हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी, माइनस चिन्ह जो है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी नाभिक के आकर्षण बल के बंधन से बंधा हुआ है, तभी वो निरंतर परिक्रमण कर पा रहा है। अगर मैं ये कंट्रोलिंग, ये चेन हटा दूं, बंधन छोड़ दूं, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के कारण कब का ही नाभिक के ऊपर गिर जाता। तो ये माइनस चिन्ह मित्रों इस बात का द्योतक है। मैं कहूँगा अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इसका तात्पर्य यह है
इसका तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी नाभिक के आकर्षण बंधन से बंधा हुआ है, कि इलेक्ट्रॉन अभी भी नाभिक के आकर्षण बंधन से बंधा हुआ है। जरा क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी नाभिक के आकर्षण बंधन से बंधा हुआ है। ये ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है। आशा करता हूं आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बातें समझ आ गई। अब अगर ये बेसिक सारी बातें क्लियर है तो अब हम बहुत बड़े एक महान वैज्ञानिक का नियम पढ़ने वाले हैं। वो नियम आपको समझ आ जाए। बहुत बड़ा वैज्ञानिक के मित्रों, उसने परमाणु के अंदर तहलका मचा दिया। जिस तरह से हमारे आदरणीय निर्मल जी सर ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है, उसी तरह से इस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर क्रांति लेकर आया है। वो वैज्ञानिक कौन है आप सभी को पता चल गया होगा। जी हाँ, मैं उसी वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं और वो वैज्ञानिक है हमारा बोहर। तो अब हम बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार, ध्यान से समझना है। वो क्या है देखिए, मैं कहूंगा बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, मैं कहूंगा बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं बोहर के परमाणु मॉडल की बात करूं तो ये क्या है, जरा ध्यान से समझना। इससे पहले जल्दी से ये देखो कि ये क्या होता है। और आपने ये देखा कि ये जो कुल ऊर्जा आई है वो नेगेटिव आई है। बताइए, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं मित्रों? मैं आगे बढ़ जाऊं? चल दूं मित्रों आगे? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, हम बात करते हैं आगे। बोहर का परमाणु मॉडल ये कहता है, बोहर का परमाणु मॉडल मुझे ये बताता है कि जिस तरह से रदरफोर्ड ने परिकल्पना की, जिस तरह से थॉमसन ने परिकल्पना की, बोहर ने भी परमाणु के संदर्भ में परिकल्पना ही की है। हालांकि वो परिकल्पनाएं 90% तो बहुत कारगर है, परंतु मित्रों 10% उसमें भी कई आक्षेप लगे हैं। आप जानते हैं कोई भी नई रचना होती है तो कमियां तो रहती है, पर हमें उन कमियों को नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो है, हालांकि मैं तो पढ़ाऊंगा ही, पर हमें कमियों को नहीं देखना है। जो उन्होंने डेरिवेशन दिए, जो उन्होंने कैलकुलेशन दी, हमें वो सब समझनी है और फिर अपन आगे बात करेंगे। तो बोहर ने परमाणु से संबंधित बहुत सी परिकल्पनाएं की कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए। 3 मुख्य परिकल्पनाएं हैं बोहर की। वो कौन कौन सी हैं जरा सुनिए। मैं कहूंगा बोहर के अनुसार बोहर ने परमाणु की संकल्पना, बोहर ने परमाणु की संकल्पना से संबंधित
परमाणु की संकल्पना से संबंधित निम्न, बोहर ने परमाणु की संकल्पना से संबंधित निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। अब वो परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं जरा सुनिए। प्रथम परिकल्पना, जरा 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 जरा, मैं कहूंगा प्रथम परिकल्पना, फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है बोहर का। देखो प्रथम परिकल्पना ये है, बोहर ये कहता है कि भाई रदरफोर्ड जी जो हमारे बुआ के बेटे भाई हैं उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षा में स्थिर नहीं रहता है। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो है वो परिक्रमणशील है, परिक्रमा करता है। परंतु बोहर ने ये बोला वो परिक्रमा ऐसे बातों से नहीं करता है, उसे परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए। और अभी मैंने पीछे पढ़ा है वो कौन देता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल देता है। मैंने कहा वो देगा कौन, वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल देगा। तो ये बात तो ठीक कही बोहर ने, और ये बातें मैं पहले समझा चुका हूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बातें आपको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए पहले से ही बता दी है। तो जाहिर सी बात है बोहर ने यही बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सिर्फ उन कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक पर उपस्थित धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋणावेश के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बंधन से प्राप्त होता है, ऐसा बोहर ने बोला। तो मैं लिख देता हूं। और क्या संकल्पना थी देखिए, मैं कहूंगा बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ परिक्रमणशील होता है और इलेक्ट्रॉन को, और मैं कहूंगा और इलेक्ट्रॉन को परिक्रमण करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को परिक्रमण करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो मैं कहूंगा कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ परिक्रमणशील होता है और इलेक्ट्रॉन को परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। तो अभी अपन ने ये मित्रों जो शर्त लिखी थी mv² बराबर क्या हो जाएगा के E²/r²। अब मुझे ये मत पूछना सर वो माइनस कहाँ गया, तो मैंने यही बोला कि वो माइनस इधर आ गया, कुल बल 0 होने की वजह से माइनस हट चुका है। तो ये अभिकेंद्रीय बल है जो आज स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के क्या है, बराबर है। अब आप सोच रहे हो सर ये खाली जगह बीच में क्यों छोड़ी है, ये खाली जगह इसके लिए छोड़ी है जेड के लिए। किसके लिए, जेड के लिए। ये जेड क्या कहता है सुनिए। अब आपको ये तो पता चल गया कि mv² बराबर के ZE² है। तो यहाँ जो जेड है वो जेड क्या है, जेड यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, जेड यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। और के तो पता है ना क्या है,
K कूलाम नियतांक है, K है कूलाम नियतांक, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और R क्या है मेरे पास, R कक्षीय त्रिज्या। तो Z यहाँ पे लेना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि मित्रों यहाँ पे बोहर ने अपना जो मॉडल दिया है वो एकल इलेक्ट्रॉन वाले नाभिकों परमाणुओं के लिए लागू होता है। अब एकल इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन भी आता है, हीलियम प्लस भी आता है और लिथियम प्लस प्लस भी आता है। तो जब लिथियम अगर मान लो दे दिया तो Z बराबर 3 आ जाएगा, और मान लो अगर हीलियम दे दिया तो Z बराबर 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा हमें परमाणु दिया है उसके लिए यहाँ पे Z का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली परिकल्पना थी बोहर की कि नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सिर्फ चक्कर लगाता है तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है, और वो अभिकेंद्रीय बल उन इलेक्ट्रॉन को मिलता है, उसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो उस समय जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है, ऐसी बात उन्होंने बोली। ठीक है, तो आशा करता हूं पहली परिकल्पना आपको समझ आई। मैं बात कर रहा हूं द्वितीय, द्वितीय परिकल्पना। मैं बात कर रहा हूं द्वितीय परिकल्पना की, सेकंड पोस्टुलेट्स। जरा देखो, अगर मैं द्वितीय परिकल्पना की बात करूं तो मैं कहूं इसमें क्या बोला, इसमें बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन हम मानते नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाता है, पर ये सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब ये उसने बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, वो कुछ विशेष कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, और उन विशेष कक्षाओं को उन्होंने स्थायी कक्षाएं भी शब्द दिया, और उन्होंने ये शर्त बोली कि उन स्थायी कक्षाओं में अगर घूमना है इलेक्ट्रॉन को तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2 पाई का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज। और आप देखोगे कि इस सिद्धांत को, इस बात को बोहर ने इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सिद्धांत भी कहा है, यानी क्वांटम परिकल्पना या क्वांटम प्रतिबंध भी बोहर ने नाम दिया है। तो मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। देखिए क्या है, बोहर के अनुसार, बोहर के अनुसार बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में, सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। वह कुछ विशेष, वह कुछ विशेष, वह कुछ विशेष, वह कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करता है, वह कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करता है। मैं कहूंगा बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, वह कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करता है। इन कक्षाओं को, इन कक्षाओं को, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहा जाता है। मैं कहूंगा बोहर के अनुसार, बोहर के अनुसार, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन को, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ स्थायी कक्षा, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के इलेक्ट्रॉन, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ
उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करता है, उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिन कक्षाओं में क्या होता है, उन्हीं कक्षाओं परिक्रमण करता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, h/2 का पूर्ण गुणज होता है। क्या ये समझ आया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अब ये क्या है, देखिए पहली बात तो कोणीय संवेग होता है J बराबर होता है mvr बराबर होता है n बराबर होता है h/2। कहने का मतलब यहां पर ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं में ये जो कोणीय संवेग है वो h/2 का क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण गुणज है। अब पूर्ण गुणज होने का मतलब सुनो, जहां n का मान क्या होगा 1 0 नहीं, ध्यान रखना 3 2 3 4 5 6 7 डैश डैश पूर्णांक वैल्यू। n का मान ये संभव नहीं है उनके अनुसार 1/2 3/4 5/6 7/8 ऐसी राशि के रूप में संभव नहीं है। तो ये तो हम भी जानते मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा सुना आधी कक्षा, डेढ़ कक्षा, ढाई कक्षा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन, बोहर ने कहा कि ऐसी कक्षाओं परिक्रमण करता ही नहीं। अब हो सकता है बोहर के मन में हो ऐसी कक्षाएं अवेलेबल हो, हमें क्या पता। तो बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2 का क्या है, पूर्ण गुणज है, अर्थात n का मान पूर्णांक, 0 हो नहीं सकता, 0 जो कक्षा होती नहीं है। तो ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। अब देखो यहां आपने देखा कि n है पूर्णांक, और इस परिकल्पना को बोहर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहा जाता है। याद रखना, मैं कहूंगा नोट करके आपको विशेष लिखना है, जरा 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 नोट करके विशेष ये लिखना है। ये नोट करके विशेष ये लिखना है कि इस परिकल्पना को, या मैं कहूंगा बोहर की, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है 2 से 3 बार के बोहर का क्वांटम प्रतिबंध कौन सा है, तो बोहर की द्वितीय परिकल्पना को ही बोहर की द्वितीय परिकल्पना को ही बोहर का द्वितीय परिकल्पना को ही बोहर का क्वांटम प्रतिबंध कहा जाता है। बोहर का क्वांटम प्रतिबंध कहा जाता है। याद रखना, क्वांटम प्रतिबंध द्वितीय परिकल्पना है और कोई नहीं। क्या इतना याद रहे? चल दूं मैं आगे। इसे क्या कहा जाता है, बोहर की द्वितीय परिकल्पना को क्वांटम प्रतिबंध कहा जाता है। अब देखो आगे की बात मैं कहूंगा वो क्या है, तृतीय परिकल्पना। जरा 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 तृतीय परिकल्पना मैं कहूंगा थर्ड पोस्टुलेट्स। ये क्या है, तृतीय परिकल्पना का मतलब यहां पर यह है मित्रों कि बोहर का ये मानना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से अगर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह विभिन्न विकिरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण करता है। परंतु
अगर वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है। चूंकि वहां पर वो अस्थायी होता है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो फिर वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा। अगर वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो वो फिर जो विकिरण उसने अवशोषित किए थे उन्हीं विकिरणों का वो उत्सर्जन करता है, ऐसा बोहर ने कहा। परंतु ये बातें तो बोहर से पहले रदरफोर्ड जी भी कह के गए थे। इसमें नया क्या है? इसमें नया बोहर ने कुछ और है वो जोड़ा। वो क्या है? बोहर के अनुसार बोहर ने कहा कि यहां तक तो ठीक है, परंतु जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो वो जो विकिरण उत्सर्जित करता है वो विकिरणों का उत्सर्जन फोटोन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? फोटोन। जो प्लांक की अभिधारणा है E = h म्यू फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन के रूप में उत्सर्जित होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो फोटोन के रूप में विकिरण उत्सर्जित हुए हैं उन फोटोन की जो ऊर्जा है वो जिस स्तर से जिस स्तर में गया है, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती हैं, ऐसा तृतीय परिकल्पना में बोला गया है। तो मैं अभी डायग्राम से भी समझाने वाला हूं, जरा देखिए कैसे। जैसे मैं कहूं ओहो बहुत बड़ा बन गया बाबा। ये देखिए, आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा कि एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, और ये है नाभिक। मान लीजिए ये मैंने कहा क्या है, ये है इसका नाभिक। तो यहाँ धनावेश है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से अब ये यहाँ आ रहा है, मतलब मैं कहूँगा ये उच्च ऊर्जा स्तर से किधर आ रहा है, यहाँ से ये यहाँ आ रहा है, ठीक। मैं कहूँगा ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो मान लीजिए यहाँ जो ऊर्जा है वो N2 है, EN2 का मतलब है एनर्जी इन द N2 लेवल। और यहाँ जो ऊर्जा है वो मैं कहूँगा EN1 है, ठीक है। तो मैं कहूँगा EN2 - EN1 जो है वही फोटोन की ऊर्जा है, ऐसा बोहर कहता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में जो ऊर्जा वहाँ इलेक्ट्रॉन की है वहाँ से फिर वो यहाँ आता है, तो जो फोटोन के रूप में विकिरण उत्सर्जित हुए, ये फोटोन के रूप में विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। तो इन फोटोन की जो ऊर्जा है वो इन दोनों ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के क्या है, अंतर के बराबर होती हैं। तो ज़रा देख लीजिए, मैं कहूँगा ये N2 ऊर्जा स्तर है और ये मैं कहूँगा N1 ऊर्जा स्तर है, ठीक। देखिए कैसे, मैं कहूँगा जब हाइड्रोजन की ही बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल हुआ है ये। बोहर के अनुसार, मैं कहूँगा बोहर के अनुसार जब हाइड्रोजन परमाणु का, बोहर के अनुसार जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो वह विकिरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो वह विकिरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। मैं कहूँगा उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है, अतः वो क्या करेगा, अतः पुनः स्थायित्व
प्राप्त करने के लिए, पुनः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, मैं कहूँगा अतः पुनः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वह निम्न ऊर्जा स्तर में, वह निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। निम्न ऊर्जा स्तर में क्या करता है? निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। मैं कहूँगा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण, निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन विकिरणों का उत्सर्जन करता है, विकिरणों का उत्सर्जन करता है। ठीक भाई, हम लोग समझ गए। पर ये विकिरण हुए किस रूप में है हमें देखना है। मैं कहूँगा यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बोहर के अनुसार बात करनी है। बोहर के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है? यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते समय उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते समय विकिरणों का उत्सर्जन किसके रूप में करता है? विकिरणों का उत्सर्जन। याद रखना, ये शब्द काम में आना चाहिए। विकिरणों का उत्सर्जन मैं कहूँगा फोटोन के रूप में करता है, फोटोन के रूप में करता है। और क्या बोला? अब फोटोन है तो फोटोन की तो खुद की स्पेशल ऊर्जा है। किसके बराबर है वो? मैं कहूँगा फोटोन की यह ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तर के ऊर्जाओं, यह फोटोन की यह ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तर के ऊर्जाओं के अंतर के तुल्य होती है। ऊर्जाओं के अंतर के तुल्य होती है। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये जो फोटोन आया है, इसकी ये जो ऊर्जा है एच म्यू, इस लेवल की ऊर्जा और इस लेवल की ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं के अंतर के ये तुल्य होगी। मैं यहां पर लिखूंगा अतः, जरा अतः मैं कहूंगा एच म्यू बराबर E2 माइनस E1। क्या मतलब है? मैं कहूंगा ये दोनों ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के क्या है? अंतर के बराबर है। अथवा में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अथवा में इसको मैं यूं भी लिख दूंगा, एच म्यू बराबर EN2 माइनस का EN1। गॉट? एच म्यू बराबर क्या हो जाएगा? EN2 माइनस का EN1। कहने का मतलब है दूसरे स्तर की ऊर्जा माइनस पहले स्तर की ऊर्जा, दोनों का डिफरेंस बराबर क्या होगा? एच म्यू। क्या इतना क्लियर है?
तो आशा करता हूं मित्रों ये तीनों परिकल्पनाएं आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा और हमें बोहर मॉडल के जो अनुप्रयोग है उनके ऊपर बहुत ही मशक्कत करनी है, बहुत सी बातें हमें करनी। बताइए क्या यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूं और बोहर मॉडल के अनुप्रयोगों के बारे में बात करता हूं, जरा सुनिए। देखिए अब यहां से बहुत सी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। वो क्या है? मैं कहूंगा बोहर मॉडल के अनुप्रयोग। ओहो, यहां एक लाइन लिखनी थी, चलो मैं अभी लिख देता हूं। बोहर मॉडल के अनुप्रयोग। तो बोहर मॉडल के अनुप्रयोग की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? देखिए मैं कहूंगा एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। देखिए क्या क्या एप्लीकेशन है हमें ध्यान से समझने हैं। बोहर मॉडल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द बोहर मॉडल। देखिए यहां एक लाइन लिखनी है मित्रों, मैं बादल बना के लिख देता हूं। इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? याद रखना, इस परिकल्पना को बोहर का क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रतिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रतिबंध कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो था क्वांटम प्रतिबंध और इस परिकल्पना को बोहर का क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रतिबंध। चलिए तो अब अनुप्रयोग नंबर हेडिंग लगा लीजिए। अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट, अनुप्रयोग नंबर 01। जरा देखिए क्या है अनुप्रयोग नंबर 01। ये है, मैं कहूंगा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या का परिकलन। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या का मुझे क्या करना है? परिकलन करना है, ठीक है। देखिए कैसे। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या का मुझे क्या करना है? परिकलन करना है। और इसके लिए मैं फिगर में लेकर चलता हूं आपको। मैं ये मान रहा हूं कि ऐसी कक्षाएं तो बहुत सारी होगी, तो कक्षाएं तो बहुत सारी हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि ये मान लीजिए क्या है? नाभिक है। ये इस नाभिक के चारों तरफ क्या है? कक्षाएं, ठीक है। ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है। कक्षा से, नाभिक के केंद्र से जो कक्षा की त्रिज्या है मैंने वो मानी है Rn। इसलिए मित्रों वो कौन सी कक्षा हमें नहीं पता, 5वीं है, 4थी है, 10वीं है, कौन सी हमें नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है कितने वेग से परिक्रमण कर रहा है? nवीं कक्षा है तो वेग vn है, त्रिज्या Rn है। मुझे Rn की वैल्यू लानी है। किसकी लानी है? Rn की। मैं कहूंगा माना एक इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में vn वेग से गतिशील है। nवीं कक्षा में क्या है? nवीं कक्षा में vn वेग से क्या है? गतिशील है। माना एक इलेक्ट्रॉन जो है nवीं कक्षा में vn वेग से क्या है? गतिशील है। जरा देखिए कौन कौन सी संकल्पनाएं लेने वाला हूं। Rn निकालना हमें। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रथम परिकल्पना से।
प्रथम परिकल्पना से। जरा देखिए वो क्या है, mv² बट्टे r बराबर याद आ रहा है कुछ, kze² बट्टे r²। अब ये n के पदों में लाना है, तो nवी कक्षा की त्रिज्या rn है, वेग vn है, rn है, बस क्या हो जाएगा, ये मैं कहूँगा एक rn से एक rn कट गया, बचीड़ क्या मिल गया, mvn² बराबर kze² बट्टे rn। और आगे लिखूं तो mvn² rn बराबर क्या हो जाएगा, kze²। इसे मैं नाम दूंगा, यहां पर मैं नाम दूंगा समीकरण नंबर 1। नहीं आया, ये आ जाएगी मेरे पास मित्रों समीकरण नंबर क्या आएगी, 1। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा द्वितीय परिकल्पना से। द्वितीय परिकल्पना से, द्वितीय परिकल्पना क्या है, mv/r बराबर nh बट्टे 2π, यही है। तो जरा nn की बात हुई तो vn करो, rn करो। अब क्या स्टेप करेंगे, उपरोक्त समीकरण का हम करेंगे वर्ग। मैं कहूंगा उपरोक्त समीकरण का वर्ग करने पर, मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया m² vn² rn² n² h² बट्टे 4π²। अब आप कहोगे सर वर्ग क्यों किया, जानने के लिए देखते रहें। देखिए वर्ग इसलिए किया है क्योंकि मुझे कुछ वैल्यू लानी है। देखिए ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, मैंने समीकरण 2 में क्या किया, समीकरण 1 का भाग दिया। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मैंने क्या कर दिया, भाग दिया। क्या हो जाएगा, देखिए m² vn² rn², मैं कहूंगा m² vn² rn², m² vn² rn², ठीक है, और m vn² rn, m vn² rn, vn² rn²। अब देखो ऊपर ये रखना है n² h², जरा 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 n² h², 4π², 4π² बट्टे में क्या है, बट्टे में ये देखो kze², kze², यही है। क्या कट रहा है, बचीड़ 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 बचीड़, क्या मिल गया, mrn n² h² 4π² kze²। आपको तो लगा होगा ये ऊपर जाएगा, नहीं गलत लगा, सपना मत देखो, ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं गुणा होगा इसी के साथ, इसके ऊपर नीचे जो 1 था वो गया है ऊपर। अब जरा आपको ये समझना है कि ये यहां तक आ गया, मुझे तो rn तक पहुंचना है, तो rn बराबर होगा n² h² बट्टे 4π² mkze²। नहीं आया क्या समझ में, हेलो यस, तो आप देखोगे कि rn बराबर ये आया मेरे पास। अब देखो rn बराबर जो जो कांस्टेंट है उन्हें अलग करो, h² कांस्टेंट है, 4π² कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e² कांस्टेंट, और इसके अलग साथ में हो गया n² बट्टे z। कोई दिक्कत है किसी को, ये बराबर लिखा हुआ है rn बराबर। अब जरा देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मित्रों h का मान हम जानते हैं, 4π² का मान हम जानते हैं, m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e²। अगर ये मान सॉल्व किया जाए
तो ये मेरे पास आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। रख दूं ये, अगर ये वैल्यू सॉल्व करके लिखी जाए तो आर एन बराबर होगा 0.529 एन स्क्वायर बट्टे जेड ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये मेरे पास त्रिज्या का सूत्र आ गया। अब बताओ किस फॉर्मूले में डाउट है। जहां m द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, k कूलाम नियतांक, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख देता हूं। m यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। e चार्ज आप जानती हैं। तो फाइनल अगर स्टेप हम देखें तो आर एन बराबर आया है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड ऑफ एंगस्ट्रॉम। बॉक्स में करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत अच्छे। तो आर एन प्रोपोर्शनल है मेरे पास एन स्क्वायर, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात की जाए तो मित्रों जेड बराबर 1 कर दिया मैंने, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। छोड़ो इसको, 1 लिख दो, चल दो आगे। कितने चलिए, कितने चलिए, देखो आर एन बराबर, आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर है तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 समानुपात 1, 4 और 9। क्या ये रिजल्ट याद रहेगा, इन कक्षाओं का अनुपात ये आएगा। और अगर मैं कहूं यदि n बराबर 1 हो जाए, z बराबर भी 1 हो जाए, तो जो त्रिज्या आएगी आर एन बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम बराबर आर नॉट। तो आर नॉट बराबर क्या आएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसे क्या कहा जाएगा, इसे बोहर त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे बोहर त्रिज्या कहा जाता है। क्या ये याद रहेगा, इसे बोहर त्रिज्या कहा जाता है। अगर मैं कहूं ये n भी 1 है और z भी 1 है, 1:4:9, बताएं जरा। तो मित्रों मैं आशा करता हूं आपको यहां तक बहुत बेहतर तरीके से समझ आया है। त्रिज्या का कैलकुलेशन अपन ने कर लिया है। मैंने कैसे किया है आप सभी देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे दोनों परिकल्पनाओं को लिया है, कुछ नहीं है। पहली परिकल्पना ली और पहली परिकल्पना से ये वैल्यू निकाल दी और दूसरी से भी लीन इसका वर्ग कर दिया, क्योंकि मुझे पता था VN स्क्वायर पीछे आ रहा है। वर्ग करके जैसे ही भाग दिया तो ये तो पूरा फॉर्मूला आया है। और इसके बाद ये मेरे पास त्रिज्या का सूत्र है 0.529 एन स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रॉम। Z1 N1 है तो इसे अपन बोहर त्रिज्या कहते हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए मित्रों, आज के लिए हम इस सभा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में मैं वेग, ऊर्जा और लैम्बडा का कैलकुलेशन करके बताऊंगा। कुछ चंद पंक्तियों के साथ इस सभा को विराम दूंगा। वो क्या है, जरा सुनिए। कि वक्त खराब है इसलिए मैं मौन हूं, वक्त खराब है इसलिए मैं मौन हूं, सफलता के बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। थैंक यू मित्रों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।